हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन अभी तक जितनी भी आई हैं तो सभी पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1968, 1986 दोनों पे क्वेश्चंस आपके फॉर्म हो सकते हैं। सो आज हम 1968 करेंगे, इसके बाद डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास हमारी 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पे भी रहेगी। सो नोट्स अगर जिसको भी चाहिए हो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के या इस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो आप परचेज कर सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव का फ़ोन नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स। अगर आप ओवरऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। सो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 ये क्या है? देखिए, एजुकेशन में हमेशा पॉलिसीज का आना हमारे देश में ही नहीं, हर एक देश में आती रहती हैं। टाइम टू टाइम एजुकेशन को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, प्लस एजुकेशन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने जरूरी है। ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे हिंदुस्तान में पहली एजुकेशन पॉलिसी थी। देखिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में। उसके बाद आप ये लगा लीजिए देश में कोई सिस्टम था ही नहीं। उसके एक साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का आना, देन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, फिर उसको देखिए लागू होने में एक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगा। फिर वो सब होने में एजुकेशन की तरफ ध्यान जाए। देखिए, देश की हालत कैसी होगी जब आप सोच सकते हैं 100 सालों से ज्यादा भी अगर कोई आपके देश पर राज करे, गुलाम बनाकर रखे आपके देश को, तो एजुकेशन की तरफ ध्यान कब तक गया सबका? वो गया आपका 1968 तक, कि उस टाइम तक जरूरत लगी कि एक पॉलिसी होनी चाहिए नेशनल लेवल पर एजुकेशन के लिए। इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा और इसलिए ये हमारे देश की पहली पॉलिसी थी। इससे पहले कोई पॉलिसी क्यों नहीं आई? क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और उसके बाद देश की हालत बहुत बेकार थी कि बाकी सब चीज़ों पे पहले जो इम्पोर्टेंट थी, ऑल्दो एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, पर और चीज़ों पर ध्यान दिया गया। देन एजुकेशन पर ध्यान कब दिया गया? 1968 में, कि ये लागू हुई। ऑल्दो ये बन पहले ही गई होगी, तक काम इस पे पहले ही शुरू हो गया था, बट 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन हमें देखने को मिली। अब देखिए, जो भी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आती है, जिसको हम शॉर्ट में एनपीई बोलते हैं, उसको लागू कौन करता है या कौन बनाता है? तो देखिए, जो गवर्नमेंट होती है हमारी कंट्री की, जो भी उस टाइम पे चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो इसको प्रमोट करती है। वो एजुकेशन के प्रमोशन के लिए, ताकि एजुकेशन एक बड़े लेवल तक जाए, सभी तक एजुकेशन पहुंच पाए, हर एक नागरिक एजुकेशन का लाभ उठा पाए जो उसका हक है। तो इसलिए ये सब चीजें इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में होती है और इसलिए इसको बनाया जाता है, लागू किया जाता है। देखिए, जो हमारी पहली एनपीई है जो कि है 1968 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये लागू किसने की थी? तो ये गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी 1968 में। तो पहली बार जब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई तो वो आई इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उनके कार्यकाल के अंडर। अब देखिए, दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल के अंदर 1986 में। अब इसके बाद तीसरी बार कब आई? तीसरी बार अभी बिल्कुल रीसेंट आई है, इसी साल में 2020 में, नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, कंट्री के इंडिपेंडेंस के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना था, बहुत सारे मुद्दे थे जिन पे कंट्री, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको ध्यान देना था। तो उस वक्त गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी दोनों गवर्नमेंट, जो एक तरह से बोल सकते हैं फेसेस थे जो गवर्नमेंट को चला रहे थे। मुख्य फेसेस या मुख्य चेहरे जो गवर्नमेंट के थे वो थे कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो उनके कार्यकाल के अंदर पहली और दूसरी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी।
तो देखिए यहाँ पे अब नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स यही है आपके प्रॉपर, जितना आपको अपने स्क्रीन पर या मैं हमेशा हर वीडियो में आपको जितना मटेरियल दिखाती हूँ उतना ही आप एग्जाम में लिखें। एंड इसको अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है एंड टू द पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ भी घुमा फिरा के ना लिखे एग्जाम में, एक एक चीज को आप दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहे हैं, या आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, तो वो सब अवॉइड करें, इससे आपको कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे बात करेंगे द यूनियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड द, अब देखिए यूनियन गवर्नमेंट कौन सी होती है, नेशनल गवर्नमेंट जो सेंटर पे काम कर रही होती है वो होती है यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो हर एक राज्य में होती है, हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती है अलग अलग पार्टीज की। अब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेम भी हो सकती है और किसी स्टेट की अलग भी हो सकती है। एस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, तो इन्होंने, जो यूनियन गवर्नमेंट थी उसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो कि 1948-49 है, साथ में द सेकेंडरी एजुकेशन 1952-53, साथ में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड कोठारी कमीशन 1964-66 डेवलप किया था फॉर द प्रपोजल्स टू मॉडर्नाइज इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई, पर आप उससे पहले देख सकते हैं 48-49 में क्या आया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया, 1952-53 में। फिर कोठारी कमीशन आया 1964-66 में। तो ऐसा नहीं है कि 1968 से पहले कोई काम ही नहीं किया गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर हमारी कंट्री में, तो बिल्कुल काम हुए हैं, लेकिन हाँ कोई भी नेशनल स्तर पर, एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, वो पहली बार 1968 में आई, पर उससे पहले भी कुछ ना कुछ काम होते रहे हैं। अब देखिए हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 भी पढ़ेंगे, उस पे अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 ये भी हम पढ़ेंगे, इस पे भी अलग से क्लास वीडियो आपको मिल जाएगी। देन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऐसे ही कोठारी कमीशन, इन सब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी अलग से, क्योंकि ये सब भी आपके सिलेबस का पार्ट है और इन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे बात करेंगे बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठारी कमीशन। देखिए कोठारी कमीशन का एक रिमार्केबल काम रहा है, एक बहुत ही उम्दा काम देखने को मिला, जो भी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी कि क्या क्या हमारे एजुकेशन कमीशन में कमियां हैं और कैसे उन कमियों को पूरा किया जा सकता है। तो कोठारी कमीशन में बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब बताया गया था और बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन ना सिर्फ आपके बीएड में आता है, साथ में आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम हुआ, कोठारी कमीशन पे क्वेश्चंस या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पे भी हमेशा आते हैं। अब देखिए नेशनल पॉलिसी ऑफ कोठारी कमीशन ने जो जो रिकमेंडेशंस दी, जो जो कमियां बताई हमारे एजुकेशन पैटर्न में है, प्लस उन जो कमियां हैं उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। तो जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने उन रिकमेंडेशंस को देखते हुए ही जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 है इसको लागू किया। The policy called for fulfilling compulsory education for all children up to the age of 14। देखिए अब तक बात नहीं की जा रही थी, इसको लेकर कोई रूल एज सच या इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दी जा रही थी कि हर एक बच्चा जो भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है, जो भी 14 वर्ष तक का बच्चा है, उसको एजुकेशन लेनी ही लेनी है, कंपल्सरी। देखिए एक तो बात की जाती है आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, और एक होता है कंपल्सरी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आपका बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है, या आपके आसपास कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है, या खुद एक बच्चा ये चीज समझे कि हाँ अगर मैं 6 से 14 वर्ष की एज के बिटवीन हूँ तो मुझे एजुकेशन लेनी ही लेनी है और कोई चॉइस नहीं है, कंपल्सरी इसको कर दिया गया। अब कुछ मेन फीचर्स करेंगे, जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज हैं या कोई भी
देखिए, चाहे वो कोठारी कमीशन की हम बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो गया, तो यहाँ पे इन टॉपिक्स के बारे में हमेशा मेन फीचर्स लिखने इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेन फीचर्स में हम ये एग्जामिनर को बता सकते हैं कि क्या क्या उसमें आया था, मतलब क्या क्या बात मेनली उस पॉलिसी में की गई थी। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 की बात करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 एज स्पेसिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में एक बात लिखी गई कि हर एक बच्चा जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, या जो 6 से या 14 वर्ष से कम आयु का है या 14 वर्ष तक की आयु का है, उस बच्चे को फ्री गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री शिक्षा दी जाएगी, और कंपल्सरी एजुकेशन, कोई भी बच्चा हो उसको एजुकेशन लेनी ही लेनी है और कोई चॉइस उसके पास नहीं है। तो ये बात की गई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में। साथ में टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक अच्छी बेटर टीचर ट्रेनिंग हो, साथ में अच्छी टीचर्स जो क्वालिफाइड टीचर्स हो उनको रखा जाए, तो उसके बारे में भी इसमें बात की गई, बेटर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स। देन पे मोर अटेंशन ऑन लर्निंग ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। देखिए, रीजनल लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है हमारी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी स्टेट में देखेंगे तो हर एक स्टेट की अपनी एक रीजनल लैंग्वेज है, और वहाँ पे आप देखेंगे तो बच्चे जो है वो अपनी ही रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, और धीरे धीरे जब वो स्कूल में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में बढ़ते हैं तब वो अन्य लैंग्वेजेस, दूसरी जो भाषाएं होती हैं उनको सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा साउथ के किसी स्टेट में रहता है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा तमिलनाडु में रहता है, तो उसको अपनी भाषा आती है तमिल। अब देखिए, अगर आप उस बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो वहां पे जाके वो हिंदी, इंग्लिश या और कोई भाषा जो उसके स्कूल में सिखाई जाती होगी वो सीखेगा। लेकिन जब वो बच्चा स्कूल में पैर रखता है पहली बार, तो उसको एक ही भाषा आती है जो उसके घर पे बोली जाती है, उसकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर तमिल आती है उस बच्चे को, तो वो स्कूल में भी तमिल ही बोलेगा। अगर उसको आप जाते ही फर्स्ट डे इंग्लिश में ही बात करने लग जाएंगे तो उसको वो लैंग्वेज नहीं आती होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, तो इस बारे में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था। सेकेंडरी एजुकेशन मतलब जो कोठारी कमीशन था उसमें ये बात की गई थी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है, वो बच्चे को किस में दी जाए, वो बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में दी जाए, और साथ में उसको दूसरी लैंग्वेजेस भी सिखाई जाए, वो भी किसका सहारा लेते हुए, उसकी रीजनल लैंग्वेज का सहारा लेते हुए। देखिए, कोई भी बच्चे को आप लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए एक सहारा होना चाहिए, जो कि बच्चे की जो प्राथमिक भाषा होती है वो होती है। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का, मदर टंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिला, जो कि कोठारी कमीशन में बताया गया था कि जो बच्चे की रीजनल लैंग्वेज है उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, उस पर अटेंशन पुट ऑन करें। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की जो भी बच्चा एक स्कूल से पास आउट हो रहा है वो कम से कम 3 लैंग्वेजेस को सीख कर उस स्कूल में से निकले। कौन कौन सी? हिंदी। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी हिंदी भाषा है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो हिंदी भाषा सभी को आनी चाहिए। इसके बारे में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में बल दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई। देन इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्रोइंग लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये भी सभी को आनी चाहिए। साथ में एक रीजनल लैंग्वेज, जो भी बच्चे की रीजनल लैंग्वेज है, या मदर टंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा, उसको तमिल आती है, वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, पर वो शिफ्ट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल गुजरात के किसी स्कूल में, गुजरात के किसी स्कूल में अगर वो शिफ्ट हो जाता है और वहां पे गुजराती बोली जाती है, वो सिखाई भी जाती है, तो कोई भी रीजनल लैंग्वेज बच्चा लर्न कर सकता है अगर उसकी चॉइस है तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला डाला गया।
अब देखिए इसके बारे में और ब्रीफ में हम पढ़ेंगे, पर ब्रीफ में ज़्यादा हम पढ़ेंगे कोठारी कमीशन में, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा चर्चा कोठारी कमीशन में की गई थी। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि रीजनल लैंग्वेज पे इम्पोर्टेंस दी गई। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे बात की गई, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, 3 कम से कम लैंग्वेजेस बच्चा स्कूल से पास आउट हो तो उसको पता हो। रीजनल लैंग्वेज की जगह फॉरेन लैंग्वेजेस का भी फंडा आया था, बट ये बाद में इम्प्लीमेंट किया गया था। Because of Hindi was adopted as the national language, the policy put weight on learning Hindi to promote it as a common language for all Indians. देखिए हिंदी को पूरे नेशनल लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड नेशनल वाइड अगर आप देखें कि पूरे नेशन में हिंदी बोली जाए तो ऐसा नहीं है, अभी भी नहीं है, तो पहले के टाइम में तो और नहीं था। जब कोई सोशल मीडिया, कोई इंटरनेट, कोई टेक्नोलॉजी एज सच जो आज के टाइम पे है वो उतनी नहीं थी, तो हिंदी का उस टाइम पे आप नेशनली उसको लैंग्वेज बना दें, नेशनल लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट कर दे कि हर स्कूल में हर बच्चा हिंदी सीख रहा है या प्राथमिक कक्षा से ही सीख रहा है, तो वो गलत होता, क्योंकि आज के टाइम में भी नहीं बोली जाती तो पहले तो हालात और बुरे थे, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस उस टाइम पे लोग ज्यादा बोलते थे। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में किसी पर भी थोप देना उस टाइम पे गलत होता। तो हाँ, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बिल्कुल बना दिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था, बट नेशनली उसको थोपा नहीं गया था, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट थी या गवर्नमेंट के जो एजेंट्स थे उनका मानना ये था कि धीरे धीरे प्रमोशन किया जाए हिंदी लैंग्वेजेस का, या एकदम से इसको कॉमन बना देना या थोप देना सब पे वो गलत होगा। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था, पर नेशनली उसको कॉमन लैंग्वेज बनाया नहीं गया था, उसका प्रमोशन थोपा नहीं गया था, करने का प्रयास शुरू हो गया था। The policy also stimulated the teaching of ancient Sanskrit language, which is an essential part of India's culture and heritage. देखिए हमारी संस्कृति जो है वो बचाए रखना बहुत जरूरी है, तो संस्कृत लैंग्वेज जो है वो एक हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको बचाए रखने के लिए कि वो भी हम बहुत जगह बोली भी जाती है, एंड इवन आप देखेंगे कि साउथ के एरियाज में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो संस्कृत लैंग्वेज से ही उनका रूट्स हैं, वो बनाई गई हैं, मतलब एक तरह से संस्कृत लैंग्वेज से ही एडॉप्टेड लैंग्वेजेस हैं, पर संस्कृत का भी पूरा अच्छी तरह प्रमोशन हो, वो लैंग्वेज बची रहे, तो उसके लिए भी जो कमीशन है उसने ये सझाया था कि इसको आप जो है वो स्कूल सिस्टम में डालिए इस लैंग्वेज को, ताकि बच्चे इस लैंग्वेज को लर्न करें और इस लैंग्वेज का प्रमोशन हो सके। आज आप देखते हैं कि एलिमेंट्री क्लासेस में संस्कृत लैंग्वेज बहुत सारे स्कूल्स में आपको देखने को मिलती है। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो मेजॉरिटी हर स्कूल में आपको संस्कृत लैंग्वेज देखने को मिलेगी, प्राइवेट स्कूल्स में भी 70% या 80% ऑफ द स्कूल्स में कहूँगी तो संस्कृत लैंग्वेज बिल्कुल होती है। बच्चों को चॉइस होती है कि वो कौन सी लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहते हैं। सिक्स्थ क्लास से आपकी थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो जाती है, संस्कृत लैंग्वेज होती है या फॉरेन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, बच्चों के पास ऑप्शंस स्कूल द्वारा दिए जाते हैं। Then the NPA of 1968 also include increases in education spending on 6% on the national income. अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है ये, यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में बात की गई कि 6% नेशनल इनकम से जो एजुकेशन पे स्पेंड किया जाता है उसको 6% बढ़ा दिया जाए। Then the policy lays stress on active community participation in teaching process, कि जो आसपास की कम्युनिटी है उसका भी टीचिंग प्रोसेस पे एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो उसका भी जो हमारे आसपास की कम्युनिटी है उसका भी एक्टिव रोल, एक्टिव पार्टिसिपेशन टीचिंग प्रोसेस में रहे।
The contribution of parents, community, independent organization and teacher is important. टीचर, पेरेंट्स, कम्युनिटी जो आसपास की है, एक स्कूल के, एक बच्चे के आसपास की कम्युनिटी या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका उनका भी रोल प्रॉपरली एजुकेशन में रहे, इसके बारे में ब्रीफ में बात हम करेंगे कोठारी कमीशन में, ठीक है। देन करिकुलम ऑफ 10+2+3, अब देखिए यहाँ पे 10 है 10वीं तक की एजुकेशन, देन +2 11 12, देन +3 ये आपका हो गया ग्रेजुएशन। तो इसके बारे में ये सिस्टम लागू कर दिया गया था, ऑल्दो 2020 की जो अभी रिसेंटली पॉलिसी आई है उसमें ये चेंज हो गया है। तो पहले था जब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 आई थी, 10+2+3 का फॉर्मूला करिकुलम में दिया गया था। will be implemented throughout the country without any controversy, तो किसी भी कंट्रोवर्सी के बिना नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 ने 10+2+3 का एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया था। 10 ईयर ऑफ स्कूल एजुकेशन इंक्लूड, अब देखिए 10 साल की जो एजुकेशन है, 10th तक की जो एजुकेशन है वो इंक्लूड करती है क्या चीज, वो देखेंगे। 5 ईयर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, तो 5 साल की प्राथमिक शिक्षा, फिर 3 साल की मिडिल एजुकेशन जिसको एलिमेंट्री एजुकेशन भी बोला जाता है, तो स्लैश डाल के आप एलिमेंट्री एजुकेशन भी जरूर लिखें। देन 2 ईयर की सेकेंडरी एजुकेशन जो कि है 9th और 10th की एजुकेशन, तो ये थे 10वीं तक की शिक्षा। देन इट प्रोवाइड इम्पोर्टेंस टू वुमेन education in country, women education was increased, the nation education। अब देखिए हमें पता है औरतों की स्थिति आदमियों के मुकाबले उस टाइम पे देखी जाए 1968 के पर्सपेक्टिव से ही सोचें, आज के टाइम में ही वैसे इतनी अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पे हालात और बुरे थे। कंट्री को इंडिपेंडेंस मिले कुछ ही साल हुए थे, तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि क्या उस टाइम पे दशा होगी वुमेन एजुकेशन की। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी उनकी एजुकेशन को, तो वुमेन एजुकेशन पे भी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में बात की गई, इसको भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी गई। मेथोडोलॉजी will ensure the development of new values for women. For the purpose, stress will be laid on the curriculum, textbook and teachers training. तो इस through curriculum, textbook और teacher training के through women education पे emphasize किया गया, बल दिया गया। आगे है It provided importance, यहाँ पे it होगा, it provided importance to the education for scheduled caste, scheduled tribe, minorities and for the scholarship and fixed time programs were implemented। और क्या क्या बात की गई, देखिए ये सब हम फीचर्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर आप सभी फीचर्स लर्न नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप 6 तो अपने एग्जाम में जरूर लिखें, 6 to 10 के बीच आप फीचर्स मेंशन जरूर करें। अब साथ में यहाँ पे देखिए आज के टाइम में ही हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, बट उस लेवल तक एजुकेशन नहीं है और भेदभाव किया जाता है। तो उस टाइम पे क्या दुर्दशा होगी, क्या उस टाइम पे इनके हालात होंगे एजुकेशन के पिछड़े वर्गों के, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो प्रमोशन किया गया उनकी एजुकेशन का भी, साथ में कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, फिक्स टाइम प्रोग्राम्स भी इम्प्लीमेंट किए गए ताकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज की एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। ऑल्सो स्पेशल अरेंजमेंट विल बी मेड फॉर प्रोवाइडिंग इनफॉर्मल एजुकेशन टू स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रेन। अब देखिए स्कूल ड्रॉप आउट क्या होते हैं, हम अक्सर देखते हैं, आज तो बहुत कम होता है, पहले बहुत ज्यादा होता था, उस टाइम के हिसाब से ही सोचे वहां क्या हो रहा था कि बच्चे स्कूल में एडमिशन तो लेते थे बट स्कूल को ड्रॉप आउट कर देते थे बीच में ही, मतलब 1-2 साल एजुकेशन ली, 3-4 साल ली और फिर बीच में स्कूल को छोड़कर चले गए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के चले जाते थे कुछ बच्चे, या कुछ
इंफॉर्मेशन दे के जाते थे, बट क्या देखा जा रहा था कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हो रहे थे, बच्चे बीच में से ही एजुकेशन छोड़ रहे थे। तो वो चीज़ ना हो उस पे भी, उसके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए, कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए। देन टीचर विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग दीज कास्ट एंड ट्राइब्स। अब देखिए जहाँ पे एजुकेशन प्रमोट नहीं होती है, जो पिछड़ा वर्ग है, वहां से भी टीचर्स को लिया जाए, वहां से टीचर्स बनाया जाए उसी उसी कास्ट से, तो वो बहुत ज़रूरी था। तो ऐसा किया गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ ग्रुप से टीचर्स का प्रमोशन करा गया, वहाँ से भी टीचर्स को सेलेक्ट किया गया। एक अलग नंबर रख दिया था कि इतने टीचर्स, इतने परसेंटेज ऑफ टीचर्स इस कम्युनिटी से होंगे, जिसे हम रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। The new education policy lays emphasis on the physical and mental development of the handicapped children so as to build up their self confidence and self respect. देखिए जितने भी हम ये हमारी कंट्री में ही नहीं, इनफैक्ट हर जगह इसके बारे में जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज आती हैं उन सब में बात की जाती है, और एक स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है कि जो लोग शारीरिक रूप से असमर्थ हैं किसी चीज में, या मेंटली डेवलप्ड नहीं है, हैंडीकैप्ड है, तो उन लोगों के वो भी अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जी पाए। तो उसके लिए जरूरी है कि उनको एक सही लेवल पे, उनकी सही एज पर एजुकेशन मिले, और साथ में उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, और उनको उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। तो उसके लिए उनकी एजुकेशन को प्रमोट किया गया नई एजुकेशन पॉलिसी में 1968 में। द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर दिस। अब इसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए जो कि हैं दीज प्रोविजंस। पहला है स्पेशल स्कूल्स विल बी ओपन फॉर सच चिल्ड्रन इन द कैपिटल ऑफ एवरी स्टेट। देखिए आज के टाइम में तो हर जगह देखने को मिल जाते हैं स्पेशल स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट के ही हो या गवर्नमेंट के एडेड हो, पर उस टाइम पे ये बात की गई 1968 में, बहुत हालात खराब थे, स्पेशल स्कूल्स तो थे ही नहीं। तो ये बात की गई कि स्पेशल स्कूल्स हर एक राज्य की राजधानी में, हर एक स्टेट की कैपिटल में ओपन किए जाएं विकलांग बच्चों के लिए, चाहे वो मेंटली या शारीरिक रूप से किसी भी तरह से विकलांग हो। देन कंपल्सरी ट्रेनिंग program will be organized for the teachers for the removal of certain programs among the handicapped children. साथ में बात की गई कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए, उनको स्पेशली कुछ ट्रेन किया जाए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाएं कि जिसमें टीचर्स को ये बताया जाए कैसे, देखिए जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है उनके साथ डील की जाए, प्लस कैसे टीचर्स जो उनकी प्रॉब्लम होती है उनको दूर कर सकती हैं। क्योंकि एक टीचर है, देखिए जिसको बच्चों को पढ़ाना है, तो वो हर एक बच्चे को इक्वल लेकर चले, तो उसके लिए भी टीचर का भी माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। उसको सब कुछ बच्चे के बारे में, या जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो उनकी टीचर्स की जो इस ट्रेनिंग थी, स्पेशल प्रोग्राम्स उसके लिए चलाए गए, और वो कंपल्सरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे। उसमें टीचर्स के पास ये चॉइस नहीं थी कि मैं करना चाहती हूँ तो करूँ वरना ना करूँ, तो स्पेशल प्रोग्राम्स थे ये। देन स्पेशल प्रोविजंस विल बी मेड टू प्रोवाइड प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू सच चिल्ड्रन। अब देखिए जो ऐसे बालक हैं, ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए वो भी कुछ ना कुछ प्रोफेशन लर्न कर सकें, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्कूल में ही उनको दी जाए। तो इस पे भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए एनपीई 1968 में। Then it is recommended that handicapped children to study with normal children only. साथ में बात की गई कि जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है वो भी सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन ले पाए सामान्य स्कूल में। तो ये भी बिल्कुल इसका भी प्रावधान बनाया गया और ये भी रूल निकाला गया। Next is adult education. The new education policy 1968 also recognizes the importance of adult education and recommended following provisions for this. अब देखिए adult education की भी बात की गई इसमें कि
कैसे जो एडल्ट्स हैं उनकी एजुकेशन रहे, कैसे उनकी भी एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। सो फर्स्ट इज कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर्स शुड सेट अप इन द विलेजेस। तो विलेजेस में, गांव जो है उनमें एजुकेशन के सेंटर्स को कंटिन्यू किया गया। देन सेटिंग अप द पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन जहाँ पे स्टूडेंट्स ले पाए। देखिए, ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लेवल की जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस हो, उसके लिए यूनिवर्सिटीज हो। देन अरेंजमेंट फॉर बुक्स, लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स, ये सब हो। देन ऑर्गेनाइजिंग डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स की डिस्टेंस पे भी आप एजुकेशन ले सकें, उसके लिए भी जैसे इग्नू वगैरह है जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी चीज़ों का प्रोविजंस किया गया, उनको ऑर्गेनाइज किया गया। देन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन थ्रू रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स और अदर मीडिया। उस टाइम पे रेडियो बहुत था, देन टीवी कहीं कहीं ही देखने को मिलता था, देन फिल्म्स, अदर मीडिया जो है उनके थ्रू भी एजुकेशन का प्रमोशन किया जाए। तो ये चीज़ों पे बात की गई। देन वर्क एक्सपीरियंस, देखिए आप वर्क एक्सपीरियंस पे भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट इस टॉपिक में मैंने सिर्फ उतने ही नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं जितनी इम्पोर्टेंट थे। तो जिस पे ज़्यादा बात हुई थी मेन फीचर्स के अंदर हमने सब कुछ लिख ही दिया है। तो थोड़ा सा एडल्ट एजुकेशन का और थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आप लिखते, सो दैट्स इनफ, वरना ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी टॉपिक देखिए जितने भी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, उनके टॉपिक बहुत बड़े हैं, बहुत बातचीत उसमें की गई है। तो सेलेक्टिव ही हम लिखें और टू द पॉइंट लिखेंगे। तो वर्क एक्सपीरियंस पे ये बात की गई, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट्स फॉर वर्क एक्सपीरियंस एट लोअर सेकेंडरी लेवल। लोअर सेकेंडरी लेवल जो है उसमें बच्चों को वर्क एक्सपीरियंस सिखाया जाए, साथ में कोई भी वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है, सो दैट सेलेक्टिंग वोकेशनल कोर्स एट द हायर सेकेंडरी लेवल विल बिकम ईजी। जब बच्चे हायर सेकेंडरी लेवल में जाएं और कोई वोकेशनल कोर्स चूज करते हैं तो वो उनके लिए ईजी हो जाए, क्योंकि वो पहले से ही लोअर सेकेंडरी लेवल पे उन्होंने इस चीज़ की एजुकेशन ले ली थी, वर्क एक्सपीरियंस सीख लिया था। साथ में वर्क एक्सपीरियंस सिखाया क्यों जाए, ताकि हर एक बच्चा जब जो भी स्कूल से पास आउट हो तो एटलीस्ट उसको इतना आता हो कि वो 12वीं के बाद अगर कोई प्रोफेशन चूज करना चाहता है तो वो कर सके। तो इतना उसको स्कूल से बच्चे को पढ़ाया जाए, सो दैट बच्चा आगे जाके कोई व्यवसाय अपने लिए चुन सके। तो इस चीज पर वर्क एक्सपीरियंस जो था वो आया और इसी पर बल दिया गया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में। तो ये था कंप्लीट टॉपिक आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 का। होप सो आप सभी को समझ आया होगा कि क्या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 थी। सो कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेल कर सकते हैं हमें। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is the Being a Best Teacher.